असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो तुम। हिंदी व्याकरण। द्विवेदी युग की विशेषताएं। इनकी द्विवेदी युग विशेषताएं। नंबर एक, इसमें व्याकरण समस्त भाषा का बोध होता है। नंबर एक, इसमें व्याकरण समस्त भाषा का बोध होता है। नंबर दो, इसमें गंभीरता तथा बौद्धिकता का प्रयोग होता है। इसमें सभीरता तथा बौद्धिकता का प्रयोग होता है। नंबर तीन, इसमें राष्ट्रीय भाव धारा पर निबंध लिखे गए हैं। नंबर तीन, इसमें राष्ट्रीय भाव धारा पर निबंध लिखे गए हैं। नंबर चार, इसमें आलोचनात्मक निबंधों का विकास हुआ है। नंबर चार, इसमें आलोचनात्मक निबंधों का विकास हुआ है। नंबर पाँच, इस युग में ज्ञान विज्ञान संबंधित निबंध लिखे गए हैं। इस युग में ज्ञान विज्ञान संबंधित निबंध लिखे गए हैं। नंबर, द्विवेदी युग के निबंधकार कवि, उनकी रचना। श्याम सुंदर इनकी दास की रचना समाज और साहित्य। पदम सिंह सामी की रचना पदम पुराण। पूर्वा सिंह की रचना आचरण की सभ्यता। श्याम सुंदर द्वारा रचना समाज और साहित्य। भारतेंदु युग के विविधों की विशेषताएं। इनकी विशेषताएं। भारतेंदु युग में कहावतों व मुहावरों का भरपूर प्रयोग हुआ। भारतेंदु युग में कहावतों व मुहावरों का भरपूर प्रयोग हुआ। भारतेंदु युग के लेखकों ने अत्यधिक गंभीर विषयों को भी सरल में लिखा गया। भारतेंदु युग के लेखकों ने अत्यधिक गंभीर विषयों को भी सरलतम रूप में लिखा। भारतेंदु युग के निबंध धर्म स्थान यात्रा प्रकृति पर आधारित थे। भारतेंदु युग के निबंध धर्म स्थान यात्रा प्रकृति पर आधारित थे। भारतेंदु युग के निबंध अंधविश्वासों पर आधारित लिखे। भारतेंदु युग के निबंध अंधविश्वासों पर आधारित लिखे। प्रमुख यानी के निबंधकार एवं रचना। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना ईश्वर बड़ा विवक्षण है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना ईश्वर बड़ा विवक्षण है। बालकृष्ण भयंत की रचना चढ़ती उम्र। छायावाद काव्य की विशेषताएं। छायावाद व्यक्तिगत की प्रधानता रही है। छायावाद में व्यक्तिगत की प्रधानता रही है। नंबर दो, छायावाद में प्रकृति का चित्रण किया गया। नंबर दो, छायावाद में प्रकृति का चित्रण किया गया। नंबर तीन, छायावाद में नारी के सौंदर्य और प्रेम का चित्रण किया गया। नंबर तीन, छायावाद में नारी के सौंदर्य और प्रेम का चित्रण किया गया। नंबर चार, छायावाद में वेदना और निराशा का वर्णन किया गया। नंबर चार, छायावाद में वेदना और निराशा का वर्णन किया गया। नंबर पाँच, छायावाद में मानवतावाद का वर्णन किया गया। नंबर पाँच, छायावाद में मानवतावाद का वर्णन किया गया। छायावाद काव्य के कवि एवं उनकी रचना। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी झरना आंसू। जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी झरना आंसू। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना गीत का। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना गीत का। सुमंत्रा नंदन पंत की रचना गुंजन पल्लव बीड़ा। सुमंत्रा नंदन पंत की रचना गुंजन पल्लव बीड़ा। शुक्ल युग के निबंधों की विशेषताएं। नंबर एक, शुक्ल युग में गंभीर विचारात्मक एवं उदात्त भाव प्रधान निबंध लिखी गई। नंबर एक, शुक्ल युग में गंभीर विचारात्मक एवं उदात्त भाव प्रधान निबंध लिखी गई। नंबर दो, शुक्ल युग में विषय प्रधान निबंध लिखी गई। शुक्ल युग में विषय प्रधान निबंध लिखी गई। नंबर तीन,
यानी कि विषय वस्तु में पैती विविधता है। नंबर 3, विषय वस्तु में पैती विविधता है। नंबर 4, मनो यानी कि विकासात्मक तथा विकारात्मक निबंध हैं। कवि रचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना उत्साह, बाबू यानी कि गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं। नाटक के तत्व, कहानी के तत्व या उपन्यास के तत्व, कथा वस्तु। नंबर 2, चरित्र चित्रण। नंबर 3, शैली। नंबर 4, संवाद। काव्य किसे कहते हैं, उसके भेद बताइए। अर्थात रस की युक्ति वाक्य ही काव्य होता है। तो रस युक्त वाक्य ही काव्य होता है। रस युक्त वाक्य ही काव्य होता है। काव्य के दो भेद होते हैं। नंबर 1, दृश्य काव्य। नंबर दूसरा, श्रव्य काव्य। तो रस युक्त वाक्य ही काव्य होता है। काव्य के दो भेद होते हैं। नंबर 1, दृश्य काव्य और नंबर 2, श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य वह काव्य होता है जिसमें सिर्फ देखकर किसी का वर्णन या आनंद लिया जाता है, उसे दृश्य काव्य कहते हैं। दृश्य काव्य वह काव्य होता है जिसमें सिर्फ देखकर किसी का वर्णन या आनंद लिया जाता है, उसे दृश्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य यह काव्य होता है जिसमें देखकर और सुनकर किसी का वर्णन किया जाता है, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। श्रव्य काव्य यह काव्य होता है जिसमें देखकर और सुनकर किसी का वर्णन किया जाता है, उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। आधुनिक काल, भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक चला। द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक चला। छायावादी युग 1920 से 1936 तक चला। प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 तक चला। नई कविता 1943 से 1990 तक चली। प्रयोगवादी युग 1950 से आज तक चल रहा है। आधुनिक काल, भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक चला। द्विवेदी युग 1900 से 1920 तक चला। छायावादी युग 1920 से 1936 तक चला। प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 तक चला। नई कविता 1943 से 1950 तक चली। प्रयोगवादी युग 1950 से आज तक चल रहा है। रहस्यवादी कविता की विशेषताएं। रहस्यवाद में कविताओं में आत्मा और की संख्याओं का वर्णन होता है। रहस्यवाद में कविताओं में आत्मा की संख्याओं का वर्णन होता है। नंबर 2, रहस्यवाद में कविताओं में अज्ञान ईश्वर से मिलने की जिज्ञासा रहती है। नंबर 2, रहस्यवाद में कविताओं में अज्ञान ईश्वर से मिलने की जिज्ञासा रहती है। नंबर 3, रहस्यवाद में कविताओं में प्रकृति पर रहस्य का आवरण छाया रहता है। रहस्यवाद में कविताओं में प्रकृति पर रहस्य का आवरण छाया रहता है। नंबर 4, रहस्यवाद में आध्यात्मिक चिंतन एवं अनुभूति को प्रभाव समाहित रहता है। रहस्यवादी कवि एवं उनकी रचना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, रचना अंजलि। जयशंकर प्रसाद, रचना आंसू। प्रगतिवादी काव्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रगतिवादी काव्यों में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। प्रगतिवादी काव्यों में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। प्रगतिवादी काव्य में शोषक के वर्ग प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया। प्रगतिवादी काव्य में शोषक के वर्ग प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया। प्रगतिवादी काव्य में शोषित वर्गों के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई। प्रगतिवादी काव्य में शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई। प्रगतिवादी काव्य की कविताओं को में बोलचाल की भाषाएं प्रयोग किया गया है। प्रगतिवाद के कवि एवं रचनाएं। नरेश मेहता, संशय की एक रात। डॉक्टर धर्मवीर की रचना अंधायुग, आगे हरी घास, क्षण भर। कविता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1,
लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। नंबर 1 लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। नंबर 2 मानव समाज दोनों की अनुभूतियों की सच्चाई के साथ चित्रण यानी कि करना। नंबर 2 मानव समाज दोनों की अनुभूतियों का सच्चाई के साथ चित्रण करना। नंबर 4 इस कविताओं का मुख्य प्रधान मृत्यु का बोध करता है। नई कविता के कवि एवं रचनाएं। दुष्यंत कुमार, साई मेधूप, नरेश मेहता, वन पाखी सुना। प्रयोगवादी की कविता की विशेषताएं। नंबर 1 इसमें नवीन शिल्प विधान की सामंजस्यता की गई। नंबर 2 इसमें बौद्धिकता की प्रधानता दी गई। नंबर 3 इसमें अति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। मातृभाषा वह बालक जो अपने माता पिता और परिवार से जो भाषा सीखता है वह मातृभाषा कहते हैं, या माता द्वारा सिखाई गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा वह बालक जो अपने माता पिता और परिवार से जो भाषा सीखता है वह मातृभाषा कहते हैं, या माता द्वारा सिखाई गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। बोली किसी भी छोटे क्षेत्रों स्थानीय व्यवहार में प्रयोग होने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। बोली किसी भी छोटे क्षेत्रों स्थानीय व्यवहार में प्रयोग होने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। विशेषताएं। बोली की विशेषताएं। बोली भाषा की लघुत्तम इकाई है। बोली भाषा की लघुत्तम इकाई है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। मध्य प्रदेश की बोली बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी। मध्य प्रदेश की बोली तो बुंदेली ग्वालियर, दतिया, सागर, जबलपुर आदि में बोली जाती है। मालवी इंदौर, रतलाम, देवास, उज्जैन आदि में बोली जाती हैं। बघेली बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन आदि में बोली जाती हैं। निवाड़ी बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन आदि में बोली जाती हैं। बघेली रीवा, सीधी, शहडोल आदि में बोली जाती है। भाषा। विभाषा। विभाषा जब कोई बोली भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत व उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तब उसे विभाषा कहा जाता है। विभाषा जब कोई बोली भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत व उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तब उसे विभाषा कहा जाता है। राजभाषा जिस भाषा में उस राज्य सरकार का काम होता है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा जिस भाषा में उस राज्य सरकार का काम होता है उसे राजभाषा कहते हैं। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में हिंदी, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी। राजभाषा की विशेषताएं। राजभाषा यह सरकारी कामकाज की भाषा होती है। नंबर 1 राजभाषा यह सरकारी कामकाज की भाषा होती है। नंबर 2 राजभाषा का कार्य का निर्णय शिक्षा का है। राजभाषा का कार्य का निर्णय शिक्षा का। राष्ट्रभाषा यह राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार एवं भिन्न राज्यों के लोगों द्वारा अपना दी जाने वाली समस्त भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा यह राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार एवं विभिन्न राज्यों के लोगों द्वारा अपना दी जाने वाली समस्त भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। राष्ट्रभाषा की विशेषताएं। नंबर 1 राष्ट्रभाषा संपूर्ण शब्द की भाषा होती है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है। नंबर 1 राष्ट्रभाषा संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होती है। नंबर 2 राष्ट्रभाषा का प्रभाव संपूर्ण शब्द से होता है। नंबर 2 राष्ट्रभाषा का प्रभाव संपूर्ण शब्द राष्ट्र से होता है। नंबर 2 राष्ट्रभाषा का प्रभाव संपूर्ण राष्ट्र से होता है। नंबर 3 राष्ट्रभाषा साहित्यिक व्यापक होता है। राष्ट्रभाषा का साहित्य व्यापक होता है। नंबर 4 राष्ट्रभाषा अनेक क्षेत्रों द्वारा बोली जाती है। नंबर 4 राष्ट्रभाषा अनेक क्षेत्रों द्वारा बोली जाती है।
विभाषा और बोली में अंतर। बोली बोली भाषा की लघुत्तम इकाई है। नंबर 1 बोली भाषा की लघुत्तम इकाई है। नंबर 2 विभाषा नंबर 1 विभाषा अर्धविकसित रूप है। नंबर 1 विभाषा अर्धविकसित रूप है। नंबर 2 बोली की लिपि नहीं होती है। नंबर 2 बोली की लिपि नहीं होती है। नंबर 2 विभाषा की लिपि होती है। नंबर 2 विभाषा की लिपि होती है। नंबर 3 बोली का कोई साहित्य नहीं होता है। नंबर 3 बोली का कोई साहित्य नहीं होता है। नंबर 3 विभाषा का साहित्य सीमित होता है। नंबर 3 विभाषा का साहित्य सीमित होता है। भाषा और बोली में अंतर। भाषा और बोली में अंतर। नंबर 1 भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। नंबर 1 भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। नंबर 2 बोली का क्षेत्र सीमित होता है। नंबर 2 बोली का क्षेत्र सीमित होता है। नंबर 2 भाषा बोली का विकसित रूप है। नंबर 2 भाषा बोली का विकसित रूप है। नंबर 2 बोली भाषा की लघुत्तम इकाई है। नंबर 2 बोली भाषा की लघुत्तम इकाई है। नंबर 3 भाषा में साहित्य होता है। नंबर 3 भाषा में साहित्य होता है। नंबर 3 बोली में साहित्य नहीं होता है। नंबर 3 बोली में साहित्य नहीं होता है। भाषा और राजभाषा में अंतर। नंबर 1 भाषा कस बध यानी कि संपूर्ण शब्द से होता है। भाषा का बध संपूर्ण शब्द से होता है। नंबर 1 राजभाषा का संबंध किसी यानी कि राज्य विशेष से है। राजभाषा का संबंध किसी राज्य विशेष से है। नंबर 2 भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। नंबर 2 भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। नंबर 2 राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। नंबर 2 राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। नंबर 3 भाषा का साहित्य सर्वमान्य होता है। नंबर 3 भाषा का साहित्य सर्वमान्य होता है। नंबर 3 राजभाषा किसी विशेष राज्य में ही मान्य होती है। राजभाषा किसी विशेष राज्य में ही मान्य होती है। भाषा और विभाषा में अंतर। भाषा और विभाषा में अंतर। भाषा बोली का पूर्ण विकसित रूप है। नंबर 1 भाषा बोली का पूर्ण रूप विकसित है। नंबर 1 भाषा बोली का पूर्ण रूप विकसित है। विभाषा यह किसी राज्य तक ही सीमित रहती है। विभाषा यह किसी राज्य तक ही सीमित रहती है। नंबर 2 भाषा में प्रधुर सहित मापा जाता है। भाषा में प्रधुर सहित मापा जाता है। राजभाषा किसी भी देश में कई होती हैं। राजभाषा किसी भी देश में कई होती हैं। भाषा मुहावरे और लोकोक्तियाँ। मुहावरा ऐसा वाक्य जिनका अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न तथा होता है उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरा ऐसा वाक्य जिसका अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न होता है उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे 9 2 11 होना। लोकोक्तियाँ साहित्य में प्रचलित बाह्य वाक्य जो सौम्य में एक पूर्ण वाक्य होता है उसे लोकोक्तियाँ कहते हैं। लोकोक्तियाँ साहित्य में प्रचलित बाह्य वाक्य जो सौम्य में एक पूर्ण वाक्य होता है उसे लोकोक्तियाँ कहते हैं। उदाहरण धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकता। मुहावरा स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त नहीं हो सकता। लोकोक्ति वाक्य के रूप में प्रयोग होती है। लोकोक्ति वाक्य के रूप में प्रयोग होती है। नंबर 2 मुहावरे के कोई भी संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती। मुहावरे को कोई भी संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती। लोकोक्ति के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता होती है। लोकोक्ति के लिए एक संदर्भ की आवश्यकता होती है। नंबर 3 मुहावरा किसी अन्य वाक्य के साथ जोड़कर अपना भाव प्रकट करता है। नंबर 3 मुहावरा किसी अन्य वाक्य के साथ जोड़कर अपना भाव प्रकट करता है। नंबर 3 लोकोक्ति के लिए किसी भी वाक्य में जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। नंबर 3 लोकोक्ति के लिए किसी भी वाक्य में जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। मुहावरे कमर कसना, तैयार होना, खून पसीना एक करना, अत्यधिक परिश्रम होना, खून पसीना एक करना, अत्यधिक परिश्रम होना, ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, उड़ती चिड़िया पहचानना, रहस्य की बात जानना। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा जिन शब्दों का अर्थ लगभग एवं सा हो वहाँ पर पर्यायवाची शब्द होता है। जिन शब्दों का अर्थ लगभग एवं समान हो वहाँ पर पर्यायवाची शब्द होता है। पानी का जल नीर बारी। पानी का जल नीर बारी। अग्नि का आग ज्वाला पावक। अग्नि का आग ज्वाला पावक। सूर्य का रवि दिनकर भास्कर।
सूर्य का, रवि, दिनकर, भास्कर। फल का, फूल का यानी कि फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम। फूल का पुष्प, सुमन, कुसुम। रात का, रात्रि, निशा, रजनी। रात का, रात्रि, निशा, रजनी। बादल का, मेघ, जलध, जलधर। बादल का, मेघ, जलध, जलधर। पृथ्वी का, धरा, भू, भूमि, धरती। पृथ्वी का, धरा, भू, भूमि, धरती। पर्वत का, शैल, पहाड़, गिरी। पर्वत का, शैल, पहाड़, गिरी। आकाश का, आसमान, अमर गगन। आकाश का, आसमान, अमर गगन। कमल का, पंकज, अरविंद, राजीव। कमल का, पंकज, अरविंद, राजीव। चंद्रमा का, चांद, राकेश, शशि। चंद्रमा का, चांद, राकेश, शशि। तालाब का, सर, ताल, जलाशय। तालाब का, सर, ताल, जलाशय। पक्षी का, खग, पक्षी, खग, पक्षी। वन का, जंगल यानी कि विपिन कानन। वन का, जंगल यानी कि विपिन कानन। शिव का, शंकर महादेव, कैलाशपति। शिव का, शंकर महादेव। समुद्र का, सागर, जलधि, सिंधु। समुद्र का, सागर, जलधि। कारक की परिभाषा, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में उसका क्रिया के साथ संबंध जाना जाता है वह कारक कहलाता है। विलोम शब्द की परिभाषा, किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। विकारी या अविकारी शब्द। विकारी का अर्थ होता है विकृत करना या बदलना, अर्थात जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल देते हैं ऐसे शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। विकारी यानी कि या सविकारी शब्द। विकारी यानी कि विकारी का अर्थ होता है विकृत करना या बदलना, अर्थात जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल देते हैं ऐसे शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। जैसे माता पिता, भाई बहन, भगवान, शैतान, लड़का, लड़की, शहर, सिनेमा, पुस्तक, कल आदि। नोट, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के सभी शब्द विकारी होते हैं। नोट, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के सभी शब्द विकारी होते हैं। अविकारी शब्द, जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द, जो शब्द प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण, हे, हो, अरे, किंतु, परंतु, और, या आदि। नोट, समस्त उत्पयवाची शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। संबोधनवाची अविकारी शब्द हे, हो, अरे, अबे। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द धीरे, तेजी से, बार। समुच्चयवाची अविकारी शब्द और, किंतु, परंतु, लेकिन। संबंधवाची अविकारी शब्द तक, सास, अच्छा। शब्दों के अर्थक संघात को वाक्य कहते हैं। शब्दों के अर्थक संघात को वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं। वाक्य के भेद, हिंदी के संपूर्ण वाक्यों का वर्ग में बांटा गया है। नंबर 1, अर्थ के आधार पर वाक्य। नंबर 2, रचना के आधार पर वाक्य। नंबर 3, प्रयोग के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं या 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद या 8 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, विधिवाचक वाक्य। नंबर 2, निषेधात्मक वाक्य। नंबर 3, पुरुषवाचक वाक्य। नंबर 4, विस्मयादिबोधक वाक्य। नंबर 5, संभाववाची वाक्य। नंबर 6, आज्ञा सूचक वाक्य। नंबर 7, इच्छा सूचक वाक्य। नंबर 8, संकेतवाची वाक्य। विधिवाचक वाक्य, जिस कथन में स्वीकारात्मक हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। विधिवाचक वाक्य, जिस कथन में स्वीकारात्मक हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, 1, बच्चे शोरगुल मचा रहे हैं। नंबर 2, छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वाक्य, जब कथन में नकारात्मक हो वहाँ निषेधात्मक वाक्य होता है। निषेधात्मक वाक्य, जब कथन में नकारात्मक हो वहाँ निषेधात्मक वाक्य होता है। उदाहरण 1, आजकल को छात्र ठीक से तैयारी नहीं कर रहे हैं। उदाहरण 2, ना जाने क्यों आज सर हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ किसी कथन में प्रश्नवाचक शब्द दिया हो वहाँ प्रश्नवाचक का भाव हो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है।
प्रश्नवाचक वाक्य जहाँ किसी कथन में प्रश्नवाक्य शब्द दिया हो या प्रश्नवाक्य का भाव हो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य होता है। उदाहरण 1 आप क्या कर रहे हैं। उदाहरण 2 आप कहाँ जा रहे हो। विस्मयादि बोधक वाक्य आश्चर्य की बात। विस्मयादि बोधक वाक्य आश्चर्य की बात जहाँ किसी कथन में विस्मयादि बोधक शब्द दिया हो या विस्मयादि बोधक का भाव वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। विस्मयादि बोधक वाक्य अचरज आश्चर्य की बात जहाँ किसी कथन में विस्मयादि बोधक शब्द दिया हो या विस्मयादि बोधक का भाव हो वहाँ विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। उदाहरण 1 हाय वह मर गया। उदाहरण 2 अरे मजा आ गया। उदाहरण 3 अरे गजब हो गया। आज्ञा सूचक वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य या आज्ञासु वाक्य जहाँ किसी कथन में आदेशात्मक हो वहाँ आज्ञा सूचक वाक्य होता है। आज्ञा सूचक वाक्य जहाँ किसी कथन में आदेशात्मकता हो वहाँ आज्ञा सूचक वाक्य होता है। उदाहरण 1 सुनो इधर आओ। उदाहरण 2 भाग जाओ। उदाहरण 3 फूल मत तोड़ो। इच्छा सूचक वाक्य जहाँ किसी कथन में अपनी इच्छा बताई जाए वहाँ इच्छा सूचक वाक्य होता है। इच्छा सूचक वाक्य जहाँ किसी कथन में अपनी इच्छा बताई जाए वहाँ इच्छा सूचक वाक्य होता है। उदाहरण 1 भगवान करे आप दरोगा बन जाओ। उदाहरण 2 भगवान करे आप सभी की शादी हो जाए। सभात्ववाची भाव जहाँ किसी कथन में किसी कार्य की होने की संभावना हो वहाँ पर सभात्ववाची भाव होता है। उदाहरण 1 वह अपने गांव चला गया। संकेतवाची वाक्य वहाँ एक कथन पर दूसरा कथन निर्भर हो वहाँ पर संकेतवाची वाक्य होता है। संकेतवाची वाक्य वहाँ एक कथन पर दूसरा यानी कि कथन निर्भर हो वहाँ पर संकेतवाची वाक्य होता है। उदाहरण रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय या एक से अधिक उद्देश्य और एक विधि होता है वहाँ सरल वाक्य होता है। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधि या एक से अधिक उद्देश्य और एक विधि होता है वहाँ सरल वाक्य होता है। उदाहरण 1 मैं स्कूल में जा रहा था। उदाहरण 2 मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था। संयुक्त वाक्य जिस कथन में एक से अधिक यानी कि उद्देश्य एक से अधिक हो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य जिस कथन में एक से अधिक उद्देश्य एक से अधिक हो वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। पहचान प्रहा किंतु परंतु इसलिए फिर भी आदि समूहक शब्द आते हैं। संयुक्त वाक्य की पहचान प्रहा किंतु परंतु इसलिए फिर भी आदि समूहक शब्द आते हैं। उदाहरण 1 मैं स्कूल जा रहा था और मेरा भाई खेल रहा था और आया है। उदाहरण 2 उसके पिताजी ने उसे बहुत रोका था किंतु वह राधा से मिलने चला गया था तो किंतु आया है। मिश्रित यानी कि वाक्य जहाँ कथन में एक उद्देश्य करता उसमें संबंधित कई विधि हो वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य जहाँ कथन में एक उद्देश्य करता और उससे संबंधित कई विधि हो वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य की पहचान ऐसे वैसे जैसे आदि प्रयोग होता है। मिश्रित वाक्य की पहचान ऐसे वैसे जैसे आदि प्रयोग होता है। जैसे ही बरसात हुई मेंढक बोलने लगे तो जैसे आया है। जैसे उदाहरण 2 जैसे ही बरसात हुई लोग भागने लगे जैसे आया है। प्रयोग के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तवाचक वाक्य कर्त की यानी कि प्रमुखता हो। कर्मवाचक वाक्य कर्म की प्रमुखता हो। भाववाचक वाक्य भाव की प्रमुखता हो। कर्मवाचक भाव प्रयोग के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाचक वाक्य कृत की प्रमुखता हो। कर्मवाचक वाक्य भाव वाक्य कर्म की प्रमुखता हो। भाव वाक्य वाचक भाव की प्रमुखता हो। कर्तावाचक वाक्य जहाँ कथन में कर्ता प्रधान हो और कथन का भार हो कर्ता पर पड़ता है उसे कर्तावाचक होता है। कर्तावाचक वाक्य कर्तावाचक वाक्य जहाँ कथन में कर्ता प्रधान होता है और कथन का भार कर्ता पर पड़ता है उसे कर्ता यानी कि वाचक वाक्य होता है। उदाहरण 1 मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जा रहा है। नंबर 2 माताजी से नहीं देखा जा रहा है। कर्मवाचक वाक्य जहाँ कथन का भार कर्म पर पड़ता है और कर्म ही कथन में मुख्य भूमिका निभाता है उसे कर्म वाक्य कहते हैं। कर्म वाक्य
जहाँ कथन का भार कर्म पर पड़ता है और कर्म ही कथन में मुख्य भूमिका निभाता है, उसे कर्म वाक्य कहते हैं। उदाहरण 1, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई जा रही है। उदाहरण 2, छात्रों द्वारा पढ़ी जा रही है। भाव वाक्य, जहाँ कथन का भार क्रिया पर पड़ता है और कर्म ही कथन में मुख्य भूमिका निभाता है, उसे भाव वाक्य कहते हैं। भाव वाक्य यानी कि जहाँ कथन का भार क्रिया पर पड़ता है और कर्म ही कथन में मुख्य भूमिका निभाता है, उसे भाव वाक्य कहते हैं। उदाहरण 1, मेरे पिताजी से नहीं दौड़ा जा रहा है। उदाहरण 2, माताजी से नहीं देखा जा रहा है। अवतरण चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह या अपूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह या अपूर्ण विराम चिन्ह, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, लोप चिन्ह, लोप चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, पाद चिन्ह, पाद चिन्ह, पाद बिंदु चिन्ह, पाद बिंदु चिन्ह, हंस पद चिन्ह, त्रुटि विराम चिन्ह, हंस पाद चिन्ह या त्रुटि विराम चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह, तुल्या सूचक चिन्ह, तुल्या सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह, समाप्ति सूचक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, संयोजक चिन्ह। लिंग, अर्थ, पहचान। लिंग, जिस वर्ग के माध्यम से हम स्त्री और पुरुष का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्त्रीलिंग। नंबर 2, पुल्लिंग। नंबर 1, स्त्रीलिंग शब्द जो शब्द स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं। नंबर 2, पुल्लिंग शब्द जो शब्द पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं। नंबर 3, नपुंसक लिंग शब्द जो शब्द किसी का भी बोध नहीं कराते हैं। सजावट, पहचान, उदाहरण, सजावट, बस, गाड़ी, भूख, चालक, मेज, कुर्सी, आय, व्यय, गिलास, कपड़ा, गाड़ी, जहाज, दुकान, पंखा, दरवाज़ा, घंटी, शीशा आदि। नोट, किसी भी शब्द के आगे विशेषण लगाना है। नोट, किसी भी शब्द के आगे विशेषण लगाना है। विशेषण, अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी। विशेषण, अच्छा, अच्छी, मेरा, मेरी। जैसे सजावट अच्छी है, तो सजावट कौन सा है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? सजावट अच्छी है तो अच्छी शब्द आया है तो स्त्रीलिंग शब्द है। कपड़ा अच्छा है, अच्छा शब्द आया तो पुल्लिंग शब्द। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।